वही बात रही किशनगंज की, तो किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। राम मंदिर पर आप वोट इकट्ठा कर सकते हैं, तो ईद के नाम पर उनका वोट इकट्ठा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नरेंद्र मोदी तो 400 कहते हैं, हम तो 4,000 सीट दिलवा दें, खाली मेरे साथ रहिए ना। कि एक ही परिवार में 2 खटिया कराने की व्यवस्था हो गई, पति पत्नी के बीच में 2 फाट हो गया। पप्पू यादव का पूर्णिया में है, उससे कहीं ज्यादा गुना चर्चा पप्पू यादव का अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में है, जैसे किशनगंज में। पप्पू यादव वहां से ऐलान करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया उनके लिए उनकी माँ बाप दोनों है। उनसे 7 महीने तक काम कराया गया, लेकिन उसके एवज में उन्हें वेतन भी नहीं मिला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप भारत लाइव का। मैं आपके साथ स्नेहा गुप्ता। इस इवनिंग बुलेटिन में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, एंकर और बाबा जुड़ते हैं। दिन भर की प्रमुख खबरें हम आपको बताते हैं और आज क्या कुछ हुआ बिहार की राजनीति में वो भी आपको बताते हैं। चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आज पूरे दिन लालू परिवार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हावी रहा। आपको बता दें, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवादा दौरा था, उसमें ये देखने को मिला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए थे, जिसके बाद बवाल इतनी ज़्यादा हो गई कि आज कयासों का बाजार और बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया, हमें तो समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, मीसा भारती दोनों का बयान सामने आया। उनका कहना था कि ये जो तस्वीरें सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा, क्या कुछ कहे इस पे हमारे पास शब्द नहीं है। अभी तक हमने कभी ऐसा देखा नहीं था और हमारे भी समझ के बाहर है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर क्यों छुए। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलती से ये कह दिया था कि इस बार हम 4,000 के पार कर देंगे। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं और आज भी दिन भर वही चर्चाएं हुई, वही सुर्खियां रही। लालू परिवार ने भी और महागठबंधन ने भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे निशाना साध दिया और कहा कि उनको तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ बोलना है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या कुछ कहा था खुले मन से। 400 नहीं 4,000, और ये बयान लगातार सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं, हमारे एंकर विकास की तरफ सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले मुकेश सहनी जो है अब बीमा भारती का पूर्णिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ खबरें हैं? देखिए, मुकेश सहनी ने सीधा तौर पे अब जवाब दे दिया है कि वो पूर्णिया में अपना डेरा डंडा डालेंगे। मुकेश सहनी जो है, जिस तरीके से बीमा भारती पूर्णिया में कमजोर पड़ी है उसको लेकर चिंतित है। अब मुकेश सहनी ने कहा है कि बीमा भारती जो है वो भी एक मल्लाह समाज से आते हैं, वैसे में मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं पूर्णिया जाऊंगा और पूर्णिया में ही बीमा भारती का प्रचार करूंगा और उन्हें जीत दिलाकर ही रहूंगा। मुकेश सहनी का कहना है। जिस तरीके से वहां पर पप्पू यादव बागी हुए हैं, इससे महागठबंधन चिंतित है और मुकेश सहनी चिंतित है। और अब महागठबंधन और मुकेश सहनी को ये पता चल चुका है कि बीमा भारती जो है वहां से अब हारती हुई नजर आ रही है और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वो पूर्णिया में अपना डेरा डंडा डालेंगे और बीमा भारती का प्रचार करेंगे, पप्पू यादव को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी खबर ये थी कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से नामांकन उन्होंने दिया था, उसके बाद आखिरी जो तिथि थी वो वापस लेने की बात हो रही थी, उससे इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, पप्पू यादव के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि आज नामांकन का जो अगर नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन था, वैसे में महागठबंधन चाहती थी कि पप्पू यादव नाम अपना वापस ले ले, वो चुनाव में खड़े ना हो, गठबंधन के खिलाफ ना जाए। लेकिन पप्पू यादव वहां से ऐलान करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया उनके लिए उनकी माँ बाप दोनों है। वैसे में कोई बेटा माँ बाप से दूर नहीं रहता, ये पप्पू यादव का कहना है। अगर हम पूर्णिया का बात करें तो पूर्णिया की जो जनता है वो मन बना चुकी है, वो सब कुछ तय कर चुकी है कि पूर्णिया से किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को नहीं जाने देना है। क्योंकि पप्पू यादव अभी से नहीं, सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, पप्पू यादव वहां पर लगभग 3 साल पहले से ही अपना काम शुरू कर दिए थे।
एक एक घर पहुंचते थे, किसी के दुख तकलीफ में शामिल होते थे, उनके खुशियों में शामिल होते थे। और पप्पू यादव वहां पर इतना मेहनत कर चुके थे कि लोगों को पता है कि अगर ये सांसद चुनकर आएंगे तो पूर्णिया के विकास के लिए काम करेंगे। और यही कारण रहा कि महागठबंधन को आज बड़ा झटका लगा। पप्पू यादव उनको झटका दिए और वहां से अपना नाम वापस लेने से इनकार करते हैं। ऐसे में अब ये मामला जो है दिलचस्प हो जाएगा। एक तरफ महागठबंधन से पप्पू यादव होंगे, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती सामने होगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों की टक्कर किसे हार किसे जीत दिलाती है। देखिए, एक और खबर आज के दिन सोशल मीडिया पर और दिन भर न्यूज़ जगत पर चलती आ रही है। आपको बताएं, तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। क्या कुछ जानकारी है विकास? देखिए, तेजस्वी यादव हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए आए हैं। वैसे में आज जब उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, एक वीडियो भी पोस्ट किया, उसमें कुछ लिखा भी, वो साफ तौर पे लिखते हैं कि मोदी जी न नौकरी की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न छात्र की बात करते हैं, न नौजवान की बात करते हैं, न किसान की बात करते हैं, न मजदूर की बात करते हैं, न गरीब की बात करते हैं, न जो छोटे कस्बे के लोग होते हैं उनकी बात करते हैं, ना स्कूल की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार, तो जनता कैसे भरोसा करे? जनता को इन सब मुद्दों पर काम करके दीजिए, तभी ना जनता आपको 400 पार करेगी। आप तो अभी तक कुछ ऐसा काम किए नहीं है, तो जनता कैसे आपको 400 पार दिलाएगी? जो संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता कैसे 400 पार दिलाएगी? ये तमाम मुद्दों पर आज तेजस्वी यादव फोकस किए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी को अगर इस बार 400 पार करवा देंगे तो सीधा सीधा संविधान ही बदल देगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि ये संविधान जो है देश में लागू रहे। मुकेश सहनी भी इस पर बोले थे कि जो संविधान इस वक्त हमारा है उसमें गरीबों का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है बीजेपी की, वो चाहती है कि संविधान को बदल दे कि राजा रानी का बेटा ही प्रधानमंत्री बने, देश पर राज करे। तो देखिए, आज दिन भर की प्रमुख खबरें बता रहे हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर वेद है। आज का दिन आरजेडी के लिए भी काफ़ी हावी रहा। आपको बता दें, आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है चंदन कुमार ने। अलौली खगड़िया के विधायक रहे हैं, सीधे जुड़ते हैं। क्या कुछ जानकारी है वेद? जी, जैसे कि अगर बात की जाए पार्टियों की, तो पार्टियों में टूटना और जुड़ना तो ये तो आम बात है। कहीं ना कहीं कभी इसके विधायक टूटकर कभी उसमें चले जाते हैं, उसके विधायक टूटकर कभी इसमें जुड़ जाते हैं। इस बीच अगर बात की जाए अलौली खगड़िया की, वो आरजेडी के पहले मतलब पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, चंदन कुमार उनका नाम हुआ। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने जदयू में आके उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और कहा है कि जदयू को और अच्छी तरह से मजबूत बनाएंगे और कहीं ना कहीं बिहार में जो 40 सीटों पे मतलब विजय करने की जो बात की जा रही है एनडीए की तरफ से, तो 40 की 40 सीटों पे वो मतलब विजय हासिल करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं एनडीए को जीत दिलाने के लिए, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को शिक्षकों ने फिर से एक बार घेर लिया। आखिरकार कौन से वो शिक्षक हैं? क्या कुछ मुद्दा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेर लिया? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बात ऐसी है कि रोजगार, जी हाँ, रोजगार की बात तो सभी पार्टियां करती है, या तो महागठबंधन हो या फिर एनडीए। रोजगार एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसके कारण मतलब तमाम पार्टियां होड़ शोर से इस पे काम भी कर रही हैं। लेकिन आज जो मैंने वहाँ पे देखा बीजेपी कार्यालय को, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, जी हाँ, मतलब सरकारी तौर पर मतलब जो प्राइमरी के जो कंप्यूटर के जो टीचर्स होते हैं उनका तो पहले जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू का जब महागठबंधन था, जब उनका सरकार था, तो उस समय उनकी नियुक्तियां हुई थी, उनको नौकरी मिली थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो जब सत्ता पलटा, जब से बीजेपी और जदयू एक साथ आए बिहार में, तो उस बीच बातें हुई कि जो उनकी जो नियुक्तियां हुई थी उसको फिर रद्द कर दी गई। उनसे 7 महीने तक काम कराया गया, लेकिन उसके एवज में उन्हें वेतन भी नहीं मिला। तो इसके कारण उन लोगों के बीच में आक्रोश था। कहीं ना कहीं उन्होंने आज बीजेपी कार्यालय को घेरा था और कह रहे थे कि हमें अपने साथ मतलब इंसाफ चाहिए। किसी को भी वो लोग मतलब अंदर तक जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। देखिए, हमारे रिपोर्टर और संपादक नमन मिश्रा भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार को कवर कर रहे हैं। हम अपने रिपोर्टर रत्नेश से भी जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है वो जानेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि बुलेटिन शाम की चल रही है और हम सीधे बाबा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज के पूरा दिन बिहार की राजनीति में
कैसा रहा है? तो हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं, सीधे जानेंगे कि आज की राजनीति में क्या कुछ हुआ है और क्या हॉट टॉपिक बना हुआ है। सर, आज का पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी में रहा है, आपको क्या लगता है आज का सबसे ज़्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन या फिर बोल सकते हैं हॉट टॉपिक क्या रहा? देखिए, 81 दिनों का ये पूरा शेड्यूल है, जिसमें से लगभग 15 दिन बीत गए हैं और बाकी के जो शेष दिन बचे हुए हैं उसमें हर दिन विशेष होगा। चूँकि चुनाव है और चुनाव में 543 सीटों का फैसला होना है, 543 सीटों पे मतदान होना है, बिहार की 40 सीटों पे मतदान होना है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज एकदम नज़दीक आते जा रहा है। इसी महीने को 19 तारीख और 26 तारीख को 2 फेजों का चुनाव हो जाएगा। तो अब नहीं तो कब, हॉट टॉपिक की बात आपने किया। लगातार प्रधानमंत्री का 2 दिन गैप करके बिहार आना और अगल बगल के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करना, ये क्या बताता है कि कहीं तो गहमा गहमी होगी ना। हालांकि चुनाव है, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रधानमंत्री को बिहार में 1 से 2 सभा होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार वो बहुत सारी सभाएं करेंगे। खैर, ये उनका मैटर है। लेकिन जो आपने कहा कि पूरे दिन गहमा गहमी रही, और गहमा गहमी में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं रही तो 2 ही बातों की रही। एक फ्रेम में नीतीश कुमार थे और उनके बगल वाले फ्रेम में नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था और नीतीश कुमार का हाथ नरेंद्र मोदी के पैर पे था। ये सबसे हॉट टॉपिक है और इस टॉपिक पर आप कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी का पैर छू लिया तो ये कर लिया तो वो कर लिया, जो कहना है कह लीजिए। ये दोनों का आपसी रिश्ता है, वो पैर छुएं या पैर खींचें। क्योंकि टांग खिंचाई भी तो खूब ना होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि पैर छुए? मुझे तो लगता है कि टांग खींच रहे थे नरेंद्र मोदी का, और खींच भी दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी इतना भाषण दिए, किसी को याद है क्या कि क्या नरेंद्र मोदी ने कहा? लेकिन नरेंद्र मोदी ने 440 के जगह पर, 400 के जगह पर जब 4000 कह दिया तो हर किसी के जुबान पर है कि नीतीश कुमार ने 4000 कहा। ये नीतीश कुमार की यूएसपी है। आप उसको जिस पक्ष से देखना हो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आप किस पहलू से देखते हैं ये अलग बात है। नीतीश कुमार उस मंच पे सबसे ज़्यादा मजबूत नेता हैं, ये नीतीश कुमार ने साबित किया 4000 कह के। कह रहे नरेंद्र मोदी तो 400 न कहते हैं, हम तो 4,000 सीट दिलवा दें, खाली मेरे साथ रहिए ना। खैर, ये तो एक बात हुई। लेकिन जहाँ तक आपने देखा होगा कि परिवारवाद की बात चल रही है, महागठबंधन के भीतर एक अलग तरह का असमंजस भी है। असमंजस ये है कि महागठबंधन ये जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि बिहार में एक ही सीट तो है जो वो जीते हुए हैं, बाकी की 39 सीटों पे जो भी हो जाए तो उनकी तो माने फ़ायदा ही बल्ले बल्ले है। तो ऐसी स्थिति में 2-3 बातें बहुत नज़दीक से आ रही हैं। एक तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद ने चुप्पी साध रखी है और तेजस्वी यादव को अब आगे कर दिया है। मेन फ्रेम में लालू प्रसाद थे और मेन फ्रेम क्या था? तो जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, तो उस समय फ्रेम में लालू प्रसाद थे। अब जब सीट शेयरिंग का समझौता हो गया, अपने साथियों को, किसी को पिन किया गया, किसी को ताला बंद किया गया, किसी को नाराज़ किया गया, किसी को खुश किया गया, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद अब तेजस्वी यादव के हाथ में सब कुछ दे दिया गया कि जाइए अब चुनाव प्रचार कीजिए। और इस बीच में आपने रोहिणी की भी बात की, आपने मीसा भारती की बात की, लगातार दोनों एक्टिव हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक मजबूत हैंड कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मिला है मुकेश सहनी के रूप में। मुकेश सहनी भी लगातार उनके साथ पिछले 2 दिनों से घूम रहे हैं, 3 दिनों से, और वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां की है। अपने समाज के लोगों को एक स्वप्न जरूर वो फिर से दिखाना शुरू कर चुके हैं कि जैसे 2024 का चुनाव खत्म होगा, 2025 की हम तैयारी करेंगे, सरकार में आएंगे, उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और उसी दिन पहली कलम से साइन कर दूंगा अपने समाज को शेड्यूल कास्ट में डालने के लिए। ये सपना है और सपना दिखाने का काम तो जानती हैं कौन करता है। खैर, इन सब के बाद जो पहले फेज और दूसरे फेज का है, सर, आज का दिन पूर्णिया के लिए भी काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा है। पप्पू यादव ने भी नॉमिनेशन से अपना नाम वापस नहीं लिया, वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती भी, उन्होंने भी वापस नहीं लिया। अब मुकेश सहनी बीमा भारती के पाले में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या मुकाबला रहेगा पूर्णिया में? देखिए, पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला तो हो गया, इसमें आप नहीं कह सकते। अब इसमें नंबर 1 कौन होगा
इसकी होड़ लगी हुई है। हालांकि नंबर 1 की लड़ाई में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, और जैसा कि मैंने सुना भी कि हमारी टीम पूर्णिया में लगातार वहाँ काम कर रही है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा इन 40 सीटों में हॉट सीट बना हुआ है पूर्णिया। जब तक पूर्णिया का कोई फैसला नहीं हो जाता है, जैसे कि आज फैसला हो गया कि पप्पू यादव अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे, उनकी पत्नी उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी, तो इन सारी बातों को समझ करके ऐसा नहीं लगता है कि एक ही परिवार में 2 खटिया कराने की व्यवस्था हो गई, पति पत्नी के बीच में 2 फाट हो गया। दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और ये ऐसा अक्सर हुआ है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी पप्पू यादव एक अलग धारा के साथ चलते रहे हैं, रंजीता रंजन एक अलग धारा के साथ चलती रही हैं। इन दोनों को लेकर के जिस तरह का माहौल वहाँ पूर्णिया में बना, ये भी एक सबको सुनने और समझने की चीज़ है। दूसरी तरफ बीमा भारती की बात कर रही हैं। बीमा भारती को लेकर के चाहे जितना भी तैयारी कर ले, लेकिन अभी पप्पू यादव से तो रेस में थोड़ा पीछे है वो। मेन लड़ाई होनी चाहिए थी एनडीए वर्सेस इंडिया, लेकिन पप्पू यादव के आने से ये लड़ाई दिशा बदल चुकी है। और जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही थी कि उन्हें फिर से उनका पुराना वाला कैंची जो है मिल गया है, तो कहीं कैंची से बीमा भारती को काट न दें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिहार की राजनीति में हो रही हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात ये हो रही है कि अब तक महागठबंधन में चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर वीआईपी हो, सिर्फ इसमें वाम दलों ने अपने उम्मीदवारों की पूरी घोषणा कर ली 100%, लेकिन इन लोगों ने अब तक घोषणा नहीं किया है। इसका मायने आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। हमने सुपौल की बात बताई थी कि सुपौल में भी अब लगता है त्रिकोणीय मुकाबला मत हो जाए, क्योंकि आप समझिए कि अभी तक उम्मीदवार वहाँ मुफीद नहीं मिले हैं। जो उम्मीदवार हैं उनके विषय में जांच पड़ताल चल रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कई ऐसे क्षेत्र हैं, वैशाली की बात कर लीजिए, मुन्ना शुक्ला का नाम खूब तेज़ी से चल रहा है। आप शिवहर की बात कर लीजिए, वहाँ रामा सिंह का बात चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं बात तक ही सीमित हैं। अंतिम फैसला लेने में फूक फूक के कदम रखा जाता है। हालांकि ये गलत नहीं है। युद्ध और अन्य चीज़ों में आप देखे होंगे जहाँ जीत हार का फैसला होता हो वहाँ फैसले लिए जाते हैं। अब ये फैसला किस तरह से जाता है, किस करोड़ बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित रूप से आपने जो कहा कि वो एक और दिन हमारे नज़र के सामने से गुजरा, हमारे लाइफ में गुजरा, जो काफ़ी मज़ेदार भी था, राजनीतिक रूप से हम लोगों को बहुत टीच भी कर गया, और हम लोगों ने भी उस पर अपना विश्लेषण करके अपने मन की बात रखी, जैसे प्रधानमंत्री हमारे रखते हैं। सिंपल सी बात यही है। बाकी तो आप संपादक नमन मिश्रा जी विशेष टिप्पणी इस पर रखेंगे। हमारे रिपोर्टर रत्नेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, क्या कुछ चुनावी माहौल है? देखिए, इस वक्त हम लोग पूर्णिया में मौजूद हैं और पूर्णिया में राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ का मुकाबला और यहाँ का जो चुनावी रण क्षेत्र जो है वो पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती, संतोष कुशवाहा, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। जो परिस्थितियां हैं पप्पू यादव को लेकर के आज दिन भर लोगों के मन में ये चल रहा था कि हो सकता है कि पप्पू यादव आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन था तो अपना नामांकन वापस ले ले। लेकिन पप्पू यादव, चूंकि आप सबको पता है, दर्शकों को भी अच्छे से पता है कि पप्पू यादव पूर्णिया नहीं छोड़ना चाहते हैं। बजाता उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी लिख दिया है कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो भाई आज नामांकन कैसे वापस ले सकते हैं? कितने दिनों का उनका मेहनत है, वो लगातार लगे हुए हैं पूर्णिया की जनता की सेवा करने में। दिन भर ये चर्चाएं चलती रही, पूर्णिया में गहमा गहमी मचता रहा कि पप्पू यादव में से या तो पप्पू यादव नहीं तो बीमा भारती, कोई दोनों में से एक नामांकन वापस ले सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पप्पू यादव भी अपने जो खिलाड़ी हैं उनको मैदान में छोड़े हुए हैं, वो भी प्रचार प्रसार में हैं। पप्पू यादव को तो बजाबता अब मिल चुका है सिंबल भी। जो बड़ी जानकारी ये है इस वक्त पूर्णिया में कि पप्पू यादव को सिंबल भी मिल गया है, कैंची छाप, जो उनका पुराना सिंबल रहा है। इसी सिंबल से वो सांसद भी बनते आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जीत है। पूर्णिया के जितने सारे पप्पू यादव के चाहने वाले लोग हैं या फिर पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में गजब का उत्साह है। यहाँ पर जब लोगों से हमने बातचीत की तो लोग खुश दिख रहे थे। लोगों ने कहा कि ये हमारी पहली जीत है। इस जीत पर जश्न भी पप्पू यादव मना रहे हैं, लेकिन आने वाला 4 जून को जो गिनती होगा या फिर इलेक्शन के पहले जो माहौल बनेगा, इस माहौल में ही सब कुछ डिसाइड होगा। लेकिन पूर्णिया में अब इतना तय मानिए कि पप्पू यादव यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सिंबल तक तय हो चुका है। नामांकन वापस लेने का तो अब सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि पप्पू यादव अब पूर्णिया के लिए ही रहने वाले हैं।
उनकी पत्नी रंजीत रंजन, जिनके बारे में काफी रूमर कल से उड़ाया जा रहा था। अब ये कौन कर रहा था? आईटी सेल की तरफ से किया जा रहा था कि क्या किया जा रहा था कि रंजीत रंजन बीमा भारती के समर्थन में वोट मांग के आ रही थी। और अब तक रंजीत रंजन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिख दिया, उन्होंने केस भी कर दिया है। तो आईटी सेल पर उन्होंने केस किया है। तो इतना तय मानिए कि रंजीत रंजन भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर पप्पू यादव को ही समर्थन दे रहे हैं। और नेहा, एक चीज और है कि सीमांचल के आसपास में हम लोग घूम रहे हैं, जितना चर्चा पप्पू यादव का पूर्णिया में है, उससे कहीं ज्यादा गुना चर्चा पप्पू यादव का अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में है, जैसे किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में। इन 3-4 जगहों पर हम लोग अभी घूम के मतलब वहाँ पे आ लोग रहे हैं। पप्पू यादव को पसंद कर रहे हैं, लग रहा है, उम्मीद है कि जीत सकते हैं पप्पू यादव। देखिए, लड़ाई तो बहुत बड़ी है पप्पू यादव को। पप्पू यादव के लिए भी एक बड़ा मतलब अपने आप को खुद को साबित भी करना है। जनता जो है 80% जनता पप्पू यादव के समर्थन में है, 20% या फिर 20 से 30% की जनता कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर जा रही है। बाकी मोदी लहर है, मोदी मैजिक की बातचीत करते हैं, समय आने पर मोदी मैजिक का भी जलवा हो सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पप्पू यादव यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन 80% जनता से बातचीत करने पे ये पता चल रहा है कि पप्पू यादव ही यहाँ के सांसद बनेंगे। तो देखिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे थे, हमारे रिपोर्टर लगातार पूर्णिया में है और पूर्णिया के अगल बगल वाले इलाकों में भी जांच कर रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं और चुनावी माहौल क्या है। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी वहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ माहौल है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी जुड़ गए हैं, लगातार चुनावी माहौल को देख रहे हैं, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर, लगातार आप लोग जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ऑटो में, कभी टोटो में, हर तरीके से आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। आज आप लोगों ने अररिया में सर्वे किए है, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ चुनावी माहौल है वहाँ पर? देखिए, अब तक तो शहरी क्षेत्रों में और शहर से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हम लगातार घूम रहे थे जी। इसके लिए हम अपनी जो एसयूवी गाड़ी है उसको लेकर घूम रहे थे लोगों के बीच में जी। लेकिन अब हमें गांव तक पहुंचना जरूरी था क्योंकि शहरी क्षेत्रों के सर्वे से पूरी बात छल कर नहीं आ रही थी। जी। शहर में, जैसे पूर्णिया की मैं बात करूं, शहर में हर जगह पप्पू यादव और मोदी का ही लहर है। जी। लेकिन जब हम गांव की तरफ जाते हैं तो जैसे मैं टोटो ड्राइवर से मैंने इंटरव्यू लिया, वो बीमा भारती के गांव का था, जी। ब्राह्मण परिवार का था, लेकिन फिर भी बीमा भारती और लालू यादव के वो नेता मानता है जी। और उनके लिए वोट करने के लिए तैयार है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। वहीं आज हमने पूरे दिन 2 लोकसभाओं को पूरी तरीके से टारगेट किया, एक अररिया, दूसरा किशनगंज। आधे समय पूरी सुबह से हम लगातार किशनगंज में मौजूद थे। किशनगंज के गांव-गांव में हम घूमे हैं। किशनगंज और अररिया में दोनों में खास बात यह है कि जहां अररिया में मुसलमानों की जनसंख्या 40% से 42% के आसपास है, वहीं किशनगंज में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 60% से अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप नेचुरली क्या सोचेंगे। आप सोचेंगे कि किशनगंज 60% से ऊपर मुसलमान है तो फिर तो यहाँ एक आसान जीत हो सकती है। आप ये भी सोचिए कि अररिया में भी जब 40% मुसलमान है तो बाकी जो यादव वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक, दलित है, ये जुड़कर लालू यादव को हिटा देगा। लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा है। अररिया में भाजपा बड़े आसानी से पिछली बार जीत गई थी और उसका मुख्य कारण था कि रिवर्स पोलराइजेशन हुआ था अररिया में, जहाँ एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदू भी मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता को देखकर, पोलराइजेशन को देखकर खुद पोलराइज होने लगे। और यही समीकरण इस बार यहाँ फिर दिख रहा है मुझे। वही बात रही किशनगंज की, तो किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। वहाँ मास्टर मुजाहिद जदयू की तरफ से है, वहाँ अख्तरुल इमाम शाहीन है ओवैसी की पार्टी से, और मोहम्मद जावेद है कांग्रेस से। जीत का मार्जिन पिछली बार मात्र 30,000 था और पहले और तीसरे प्रत्याशी के बीच मात्र 60,000 का अंतर था। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि यहाँ भी लड़ाई बहुत टफ है क्योंकि तीनों कैंडिडेट यहाँ मुसलमान हैं। तो मुसलमानों की जनसंख्या होते हुए भी 60% से अधिक, उस वोट बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो आसान जीत यहाँ भी नहीं होगी कांग्रेस के, जैसा लग रहा था। तो यही कहीं ना कहीं चीजें हैं जो असर करेंगी। और एक और बड़ी बात है कि लेकिन इन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उस मुस्लिम जनसंख्या को एकजुट करने के लिए बहुत सारे हथकंडे भी हैं यहाँ पे। अब जैसे आपको पता है कि कुछ ही दिनों में ईद आने वाला है,
ईद के त्योहार पर ना चाहते हुए भी लोग आपस में मिलेंगे, जी और जब वो साथ मिलेंगे तो राजनीतिक गपशप होगी, क्योंकि चुनावी चर्चाएं हो रही हैं हर तरफ। जी जी तो उस दौरान पोलराइजेशन जातीय या धार्मिक लेवल पर होता है। राम मंदिर पर आप वोट इकट्ठा कर सकते हैं, तो ईद के नाम पर उनका वोट इकट्ठा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जी और ये छोटे छोटे समीकरण यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हो रहे हैं। सीमांचल में कटिहार में भी हमने घूमा, जी कटिहार में भी लगभग रिवर्स पोलराइजेशन का फायदा मिलता है दुलाजन गोस्वामी को। तो इन क्षेत्रों के समीकरण लगभग मिला जुलाकर यही है। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा हमारे संपादक नुमन मिश्रा सर ने। आपको बताया जिस तरीके से लगातार चुनावी प्रचार प्रसार को हमारी टीम कवर कर रही है और इस बार जनता का मिजाज टटोल रही है कि जनता इस बार क्या चाहती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।